वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। कल हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और खासकर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कल हम लोगों ने मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी नर जनन अंग के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। मैंने कल कहा था आप लोगों से कि आज मैं मादा जनन अंग का चर्चा करूंगा, तो चलिए मैं लेकर हाजिर हूं मादा जनन अंग। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मादा जनन अंग की बात करूं तो हम लोगों को यह पहले जानना चाहिए कि इस मादा जनन अंग के अंदर कौन कौन से अंग हैं। अंग है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कौन कौन सी रचना है? ये सब अंग ही है। अंग के अंदर ही बहुत सारे, ये सब एक ही अंग के बहुत सारे रचनाएं हैं। अंडाशय, जिसकी संख्या 2 होती है। फॉलोपियन नलिका, ये भी हालांकि 2 होती है। गर्भाशय 1 होता है, योनि 1 होता है और भग या बल्बा भी 1 होता है। ये मादा जनन अंग है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सजे हुए होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना। तो मैं कंप्यूटराइज नहीं हूँ या मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ऐसी आकृतियाँ बना रहा हूँ। ये 2 अंडाशय हैं। ये 2 अंडाशय, ये उदर गुहा होता है, पेट उसके ठीक नीचे सटे हुए दोनों तरफ अंडाशय होता है। उसको श्रोणि गुहा कहा जाता है, पैल्विक कैविटी कहा जाता है, श्रोणि गुहा। इसी श्रोणि गुहा में ये 2 अंडाशय होते हैं, है ना। यह ट्यूनिका एल्बिजुनिया के कोशिका का नाम है, उत्तक का उससे ढके हुए रहते हैं। हालांकि खैर ये बाद में बताऊंगा जब चर्चा करूंगा इसके स्ट्रक्चर का। तो अभी मैं पूरे मादा जनन अंग का मैं चित्र आपको चाहता हूं कि समझा दूं, तो यहाँ समझिए। और यहाँ से देखिए, ये मैं नलिया निकालूंगा और ठीक इसी तरह का मैं निकाल रहा हूं इधर भी। और ये दीवार बन गया। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। यहां पर उंगली के जैसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। ये थोड़ा सा और पतला होता है। ये देखिए, ये 2 अंडाशय हो गए। नाम में लिख नहीं रहा हूं अभी, है ना। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं। ये 2 अंडाशय हो गए और ये जो 2 हो गए फॉलोपियन ट्यूब। सॉरी, इसको इंग्लिश में फॉलोपियन ट्यूब कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में फॉलोपियन नलिका कहा जाता है। और ये 2 ओवरी कहा जाता है। अंडाशय को ओवरी, इंग्लिश मीडियम भी जानना चाहिए आप लोगों को, है ना। फॉलोपियन ट्यूब, ये फॉलोपियन ट्यूब है। और ये इसको विम्ब्रियो कहा जाता है। उंगली के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर है ये, है ना। ऐसे नीचे की तरफ रहते हैं। ये इसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं।
ये अंदर वाला जो एरिया है इसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, और ये जो चीज़ है वो गर्भाशय की दीवार है। गर्भाशय की दीवार है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका फंक्शन भी, हमारा फंक्शन क्या होता है। ये ओवरी जो है, अंडाशय जिसको कहते हैं, ये अंडाणु उत्पन्न करता है। अंडाणु जैसे ही उत्पन्न करेगा, अंडाणु जब बन जाएगा, इसमें 2n की कोशिका होती है, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप इसमें अंडाणु उत्पन्न होंगे, और वो अंडाणु जो होंगे वो अगुणित होंगे। n हमने बताया था, इससे 4 कोशिकाएं बनेंगी जो n होंगी। और अंडाशय से जब n, यानी n का मतलब क्या है, ये मादा युग्मक है ना, ये मादा युग्मक है। इसी का नाम कल हमने बताया था स्पर्म, उसके साथ निषेचन होगा। ये कोशिका और वो कोशिका तो बाद में बताएंगे, हालांकि मैंने परसों बताया भी था इसके बारे में। तो n जब निकलेगा अंडाशय से या अंडाणु निकलेगा तो इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। अंडाणु से अंडा बाहर निकलेगा, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग होने के पश्चात ये जो उंगली के जैसे है ना, ये किस लिए है, जैसे यहाँ से अंडाणु बाहर निकलेगा वो कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, और ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। धीरे धीरे ये चलता है, ऐसे खिसकता है। इसमें भी सिलिया होता है फिसलने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता या फिसलने का कार्य करता है ना। और यहीं पर 10 से 14 दिन तक लगभग रहता है, या 2 दिन तक कहिए, 12 से 14, 10 से 14। ये टाइम किसी में फिक्स नहीं होता है, लेकिन ऐसा 14 दिन तक मान सकते हैं हम यहाँ पर। 1 से 4 चौथे दिन या 5वें दिन में यहाँ ओवुलेशन भी हो जाता है, अंडोत्सर्ग भी हो जाता है, फिर यहीं पर आता है। और स्पर्म का यानी नर युग्मक का इंतजार करता है, नर युग्मक कोशिका का इंतजार करता है। यहाँ पर हम देखें, इसका ये गर्भाशय हुआ, अब इसके ठीक नीचे आते हैं, फिर मांसल संरचना यहाँ से प्रारंभ होती है। और ये जो एरिया होता है इसी को हम लोग योनि कहते हैं। यह योनि शुक्राणु को रिसीव करता है, शुक्राणु को ग्रहण करता है ना। यह खासकर अम्लीय होता है यह, और अम्लीय इसलिए भी होता है कि कोई इसमें बैक्टीरिया वायरस जो है जल्दी से काम नहीं लगे, नहीं, सुरक्षित के लिए। और यहाँ पर एक लेयर होता है, गर्भाशय हो गया, देखिए अंडाशय के बता दिया, इसके बाद फॉलोपियन नलिका बताया, गर्भाशय की दीवार बता दी, ये योनि हुआ। और योनि के बाद यहाँ पर एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, जो पहला संभोग में कहा जाता है कि टूट जाता है फर्स्ट सेक्स में। लेकिन आजकल जैसे साइकिलिंग वगैरह हो गया, या हार्ड वर्क हो गया, या दौड़ वगैरह हो गया, उससे भी यह हाइमेन लेयर वाल्वा जो है टूट जाता है ना। हाइमेन लेयर होता है यहाँ, और यहाँ से स्टार्ट, मतलब ये मांसल संरचना जो कि उसको हम वाल्वा कहते हैं या भग कहते हैं। भग लिखा हुआ है ना, भग, ये भग होता है, काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। ये हाइमेन लेयर होता है जो योनि को ढक कर रखता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि जब स्पर्म, जब मैथुन की क्रिया होती है, संभोग की क्रिया होती है, तो पुरुष का शिश्न जब आएगा और यहाँ पर स्पर्म देगा, स्पर्म ऐसा होता है, यह आकार स्पर्म का है, और यह पूंछ है इसका, यह हेड है। यह पूंछ से चलता है, स्पीड थोड़ा सा कम होता है ना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट या 2 mm होता है शायद पर मिनट,
इस हिसाब से चलेगा इसमें। ऐसे तो लाखों स्पर्म योनि में आते हैं, लाखों स्पर्म आते हैं योनि में, लेकिन मात्र 40% स्पर्म ही एक्टिव होते हैं, 60% जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब 40% एक्टिव होंगे तो ये धीरे धीरे चढ़ेंगे और इसमें से कुछ जो है चलते चलते 10 से 14 जब पीरियड हुआ, पीरियड में बताऊंगा अभी, 1 से लेकर 28 दिन तक होता है, तो 14वें दिन तक यहाँ पर रहता है। अगर 14वें दिन यहाँ पर ये अंडाणु है, यहाँ से निकल कर आया है, तो ये स्पर्म यहाँ पर चलते चलते पहुँचेगा। और मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बता रहा हूँ। ये झिल्ली होती है, फिर से ये झिल्ली एक बनकर तैयार होता है इसको पूरी तरह संरक्षित रखने के लिए। और ये जब आएगा तो अपने टोपी के द्वारा यह धक्का देगा, इसको बार बार धक्का देगा, और धक्का देकर जब भेद देगा तो भेदने के बाद इसका सिर्फ डीएनए यानी क्रोमोसोम्स जो 23 है, और इसके अंदर भी 23 है, तो 23 ये जो क्रोमोसोम्स है इसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं, यह इसके अंदर चला जाएगा और इस प्रकार से फिर जो है 46 हो जाएगा, यानी यह 12 हो जाएगा। बाकी सब चीज़ यहाँ बाहर ही नष्ट हो जाएगा, सिर्फ क्रोमोसोम से आएगा। और इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लियर। तो ये स्पर्म गया यहाँ पर, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद अब इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन, जैसे ये जो निषेचन हो गया, ये कोशिका जो बन जाता है निषेचन के पश्चात, ये टू है, इसको एक और चीज करेंगे, इसको जाइगोट, इसी को जाइगोट कहते हैं। हिंदी में इसे युग्मनज कहा जाता है, जो 12 होता है। अब ये निषेचन के बाद जो युग्मनज बना यहाँ पर, अब इसके बाद क्या होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, और समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ये जैसे 1 हुआ तो 1 से 2 हुए, है ना, फिर 2 से 4 की अवस्था में होंगे, फिर 4 से 8, ये 8 की हो जाएंगे। 8 से 16 जब होते होते तब तक यही जो है अब यहाँ आ जाएगा, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई इसके अंदर, और आकर गर्भाशय की दीवार से चिपक गया। तो ये अब जब चिपक गया तो हो गया ये गर्भ। अब इसको क्या कहेंगे, गर्भ। और ये जो स्ट्रक्चर कहा जाएगा इसको कहेंगे भ्रूण। गर्भावस्था हो गया, भ्रूण हो गया और रोपित हो गया, गर्भाशय की दीवार से चिपक गया। इसके अंदर धीरे धीरे अब यही कोशिकाएं जो है, इसके अंदर बाल जैसी संरचनाएं उभरते, उंगली की जैसे, और गर्भाशय की दीवार में घुसते जाता है, चिपक जाता है। और फिर इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो हम लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है, या अब इसके बाद क्या होगा, अभी आपको 10th में इतना ही जानना है। तो ये जब चिपक गया, चिपकने के बाद अब इसके अंदर 9 महीने तक क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, कोशिका दीर्घन होगा, कोशिका डिफ्रेंशिएट होगा, अलग अलग आकार का बनेगा, तब जाकर हाथ पैर नाक कान मुंह इत्यादि अलग अलग आकार का बनेगा। ये बन गया 9 महीने तक। अब यहाँ पर जानिए, ये तो हर माह नहीं होता है। अभी हमने एक केस बताया कि अगर स्पर्म आया तब, अगर संभोग नहीं हुआ, सेक्स नहीं हुआ और स्पर्म नहीं आया, तब क्या होता है। इस कंडीशन में देखिए अब क्या होता है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए उस केस में क्या होगा, ये अंडाणु बनकर यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, और यहाँ आते आते जैसे ही 28 दिन पूरा होगा,
या यूं कहें अब 15-16 दिन के बाद से ये जो अंडाणु यहाँ आया था बिना निषेचन का, स्पर्म आया है नहीं, निषेचन नहीं हुआ, सिर्फ अंडाणु है, सिर्फ अंडाणु यहाँ पर आएगा। 15-16 दिन के बाद वह धीरे धीरे अब क्षीण होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, और कमजोर होते होते जब निषेचन नहीं हुआ तो बहुत सारे हार्मोन्स स्राव होते हैं। पहले तो ये जानिए कि 15, 16, 17 दिन तक, 20 दिन तक ये गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे मोटी होनी प्रारंभ हो जाती है। गर्भाशय की दीवार मोटी क्यों होती है? इधर से नहीं बल्कि अंदर वाला गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है। अब क्यों मोटी होने लगती है गर्भाशय की दीवार? क्योंकि जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनेगा भ्रूण, और भ्रूण को इसी में रूपित होना है ना, सटना है। सटेगा तो गर्भाशय की दीवार मजबूत रहेगा, तब जब उंगली के जैसा संरचना बनेगा तो धंसेगा अंदर, तब गर्भ ठहरेगा। लेकिन यहाँ तो स्पर्म आया है नहीं, निषेचन हुआ ही नहीं, और गर्भाशय की दीवार मोटी भी हो गई। तो अब उस समय इतना हार्मोन्स मतलब उत्पन्न होते हैं, और ऐसे ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। एक तो ये जो अंडाणु है उसको नष्ट करेगा, और साथ साथ ये गर्भाशय की दीवार जो है ना, ये बहुत ऐसे ऐसे काट कर 28 दिन से रक्त स्राव के साथ योनि से शरीर से बाहर निकलता है। लगभग 3 से 5 दिन तक यह बाहर निकलता है। 28 दिन के बाद रक्त स्राव और अंडाणु, ये जो रक्त स्राव के साथ जो है अंडाणु जो नष्ट होकर जो बाहर निकलता है, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब साइकिल क्यों कहते हैं? साइकिल मतलब होता है चक्र। मासिक चक्र, जिसको हम लोग माहवारी या कुछ कहते हैं, पीरियड्स भी इसको कहा जाता है। यह पीरियड्स आपने देखा 28 दिनों का होता है। 28 दिन पूरा हुआ तो ये पीरियड्स आना प्रारंभ हो गया, और पीरियड्स जब आता है तो वहीं से फिर अब दूसरा माह स्टार्ट हो गया। अब वहाँ से जिस दिन से पीरियड आया एक दिन अब स्टार्ट हो गया। पहला दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और फिर 28 दिन गिनेंगे, है ना। पीरियड्स आना जब स्टार्ट होता है वहीं से डे 1 स्टार्ट होता है। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे बढ़ेगा, है ना। एक मासिक चक्र में, एक मासिक चक्र मतलब महीने में एक बार जो चक्र आता है, हर बार होते रहता है ना, इसीलिए इसको चक्र कहते हैं, एक बार रुकता नहीं। तो यह एक माह में यह काम करेगा तो दूसरे चक्र में यह काम करेगा। एक समय एक ही अंडा से कार्य करता है, दोनों अंडा से कार्य नहीं करता है, ये याद रखिएगा। और ये पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स तभी आते हैं जब निषेचन नहीं हुआ, अर्थात निषेचन जब हो गया, गर्भ ठहर गया, तो पीरियड्स आना बंद हो गया। फिर जब गर्भ ठहरेगा, बच्चे का जब जन्म होगा, तो फिर जब सब कुछ नॉर्मल जब हो जाएगा तो फिर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। किसी स्त्री में पीरियड्स का आते रहना इस बात का सूचक होता है कि वो अभी बच्चे को जन्म दे सकती है। जिस स्त्री में जिनका उम्र 45 से 50 साल हो जाता है, लगभग 45 से 50 साल तक पीरियड्स आना बंद हो जाता है। पीरियड्स आना बंद यानी अंडाणु बनना बंद, और अंडाणु बनना बंद यानी बच्चे का जन्म अब देने के लायक स्त्री नहीं रही। तो पीरियड्स का आना बच्चे को जन्म देने के लायक का निशानी है, ठीक है। खान पान की कमी के कारण या आयरन की कमी के कारण ये पीरियड्स जो होते हैं वो दिन इधर उधर हो सकते हैं। मतलब 28 से थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, 29-30 दिन का भी हो सकता है ना। इससे घबराने की बात नहीं है। पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और इस समय आयरन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। हरे साग सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, फल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, है ना।
तो ये था, मैंने कुछ मैकेनिज्म बताया और इस मैकेनिज्म के बाद हमने बताया कि किस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है। मैंने अपने तरीके से बता दिया। अब बुक पर हम चलेंगे और एक एक करके हम बताएंगे, है ना। देखिए, अब आपके पुस्तक के अनुसार सबसे पहले दिया हुआ है अंडाशय के बारे में, मतलब एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हमने मैकेनिज्म समझा दिया ना कि कैसे क्या होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह अंडाशय कहाँ होता है, कैसा होता है। तो देखिए, एक जोड़ा होता है उदर गुहा के नीचे होता है, और मैंने अभी बताया था कि उदर गुहा के नीचे जिस गुफा में ये दो अंडाशय रहते हैं उनको हम लोग श्रोणि गुहा कहते हैं। श्रोणि गुहा को इंग्लिश में ही इसको पेल्विक कैविटी कहा जाता है ना। ये तीसरा बात बताया। चौथा बात इसमें याद रखिए कि अब उदर गुहा से ये जो अंडाशय है ये सटे हुए रहते हैं, उसके लिए एक संयोजी उत्तक होता है। वह संयोजी उत्तक को पेरिटोनियम की झिल्ली कहते हैं। पेरिटोनियम की झिल्ली, जिसके द्वारा यह उदर गुहा से ढका हुआ रहता है ना। इसके बाद आपके बुक में एक और चीज दिया हुआ है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये तो बताया था हमने आपको अभी कुछ देर पहले कि ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है। एपिथेलियम टिश्यू है, ट्यूनिका एल्बुजिनियम, ये एपिथेलियम की कोशिका है। और ये अंडाशय जो है ना, अंडाशय, ये अंडाशय को चारों तरफ जो है कोशिकाओं से ढका हुआ होता है एपिथेलियम। इसी को हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। कोशिकाएं हैं जो अंडाशय को ढक के रखते हैं। हमने रफ स्ट्रक्चर बताया था। इसका एक्चुअल अलग अलग किताबों में अलग अलग मतलब चित्र भी मिलेगा, है ना। तो मैं एक्चुअल नहीं, यहाँ तो समझाने के लिए मैं चित्र, ये गोल होता है ऐसा, बस देख ले समझ लें। ओरिजिनल तो ओरिजिनल देखेंगे तभी पता चलेगा, है ना। तो एपिथेलियम पाया जाता है, इसी में अंडाणु विकसित होते हैं। हमने बताया था अभी, इसमें अंडाणु विकसित होते हैं। ये बात था अंडाशय का। अब बात करते हैं फलोपिय नलिका का। किस फलोपिय नलिका का? ये जो फलोपिय नलिका है, अब इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं होती है, लिखा हुआ है, जो अंडाशय के ऊपर में होता है। अंडाशय के ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर आती है और अंत में देखिए ये फलोपिय नलिका किससे जुड़ी है? गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक फलोपिय नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़ा कीप का आकार होता है। देखिए, ये चौड़ा कीप समझ रहे हैं ना, ऐसे। और खासकर ये उंगली के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो चौड़े कीप के समान होता है, जो अंडाणु को फलोपिय नलिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। अंडाणु इसी से आता है। यह अंडाणु जो मैंने बताया था अंडाशय से निकलते तो उसको अंडोत्सर कहा जाता है। तो यह मदद करता है कि फलोपिय नलिका में आ जाए। फलोपिय नलिका की दीवार, ये जो दीवार है फलोपिय नलिका की, यह कह रहा है कि मांसल होती है और संकुचनशील होती है। संकुचन मतलब यह दब सकती है, सिकुड़ सकती है ऐसे, और फैल सकती है। संकुचनशील ये होती है ना। जिसके भीतर सतह पर सिलिया लगे होते हैं। अभी मैंने बताया था कि इस पर सिलिया लगे होते हैं। और किस लिए सिलिया लगे रहते हैं? ताकि ये अंडाणु जो है वह खिसक कर नीचे तक आ सके, जो अंडाणु को फलोपिय नलिका में नीचे की ओर बढ़ने में सहायता करते हैं। इस नलिका के द्वारा अंडाणु कहाँ जाएगा? गर्भाशय में आएगा, है ना। अब गर्भाशय क्या होता है? तो यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली है। थैली क्यों कहते हैं आप समझ सकते हैं। थैले के आकार का होता है ये, और इसी में गर्भ ठहरता है ना, या भ्रूण आता है। तो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में यह स्थित होती है। मूत्राशय और मलाशय के बीच में होता है। यह लगभग त्रिकोणा संरचना होता है। देखिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है, हमने तो ऐसे बना दिया है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए, है ना,
तो यह जो है तिकोना होता है, ऐसे चौड़ा होता है ऊपर से ऐसे, है ना। और यह मतलब छोटा अगर बनाऊंगा तो बन जाएगा। यह तिकोना स्ट्रक्चर होता है, आप अपने बुक से बनाएंगे। और जिसके ऊपर भाग, ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, ये वाला भाग कह रहा है, ऊपरी भाग चौड़ा होता है। ऊपर के भाग दाएं और बाएं कोने के तरफ, दाएं और बाएं फलप्य नलिका से जुड़ी हुई है, देख लीजिए चित्र में। और गर्भाशय की गुहा में भ्रूण का विकास होता है, मैंने बताया था। इसके अंदर जब आता है निषेचन के बाद युग्मन जाता है तो यहाँ भ्रूण का विकास होगा। इसकी गुहा समान स्थिति में मतलब जब बच्चा वगैरह नहीं ठहरता है या पीरियड आने का समय नहीं है, तब पीरियड आने के समय में गर्भाशय की दीवार बहुत मोटी भी रहती है, और पीरियड जब आना स्टार्ट होता है तो वही गर्भाशय की दीवार कट कर और पतला हो जाता है, हमने बताया था कुछ समय पहले। तो यह 7 समान स्थिति, एक और मैं बोल रहा हूँ, ये तो मोटाई की बात किया। और इसकी लंबाई की अगर बात करूँ तो नॉर्मली जब कभी बच्चा नहीं रहा तो 7 से 8 सेंटीमीटर यह लंबी होती है, लेकिन भ्रूण के विकास के समय यह क्या हो जाएगा, 7 से 8 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। लेकिन जब बच्चा ठहरेगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़कर 8वें महीने की अगर बात करें तो देखिए 7 से 8 से लगभग बढ़कर 18 से 20 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर का चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा 18 से 20 सेंटीमीटर तक लंबी अंडाकार हो जाती है, और शिशु मतलब इसी में रहता है। शिशु का जन्म जब हो जाता है तो जन्म के पश्चात देखिए तो बढ़ गया, लेकिन अब फिर सोचिएगा कि वह 7 से 8 सेंटीमीटर मतलब बिल्कुल जो है पहले की तरह हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, होगा लेकिन पहले से थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा आकार में बढ़ा ही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, गर्भाशय का निचला भाग जो है, गर्भाशय के निचला भाग ये वाला भाग जो है संकरा होता है, और संकरा वाला भाग मतलब थोड़ा सा पतला होता है, और इस पतला वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, या इसी ग्रीवा को हम लोग सर्विक्स भी कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। यहाँ पर पतला भाग होता है, आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं सर्विक्स। और ग्रीवा के नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग योनि के नाम से जानते हैं। अब अगर योनि की बात कर लें तो योनि या पेशीय नली के समान रचना है ना, पेशीय नली के समान रचना है। ये भी लगभग जो है 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, जितना गर्भाशय उतना ही बड़ा योनि भी होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। तंतुमय संयोजी ऊतक पढ़े हैं आप लोग 9th क्लास में, है ना, तंतु के समान ऐसे, और संयोजी मतलब बांध कर रखने वाला, ऊतकों से बनी होती है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय से होती है तथा यह फैलने योग्य होती है, मतलब फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। और बाहर की ओर एक छिद्र होता है जिसको हम लोग वल्वा कहते हैं, है ना। वल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है, मैंने भी बताया, यह हाइमेन लेयर होती है। यह बहुत ही छोटा छिद्र होता है, पहली बार संभोग के समय या चोट लगने के कारण झिल्ली टूट जाती है, फिर दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है। योनि संभोग या मैथुन के समय नर के शिश्न को ग्रहण करती है, शिश्न जब आएगा इसमें, है ना। और इसी के अंदर जो है वीर्य, जिसको स्पर्म कहते हैं, या आकर इसमें मादा जननांग में या योनि में स्खलित हो जाता है। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर भी आता है, और मासिक स्राव के बाद जो है, या मासिक स्राव का रास्ता भी यही होता है। इसके बाद वल्व या भगवा की बात करें तो यह ठीक जो है बाहर होता है, बाह्य जननेंद्रिय के रूप में होता है। यह खासकर एक्साइटमेंट या उत्तेजना पैदा करता है। अब इसके बाद निषेचन। तो निषेचन में क्या बताऊँ आपको, निषेचन तो पूरा बता ही दिया मैं कि संभोग के समय जब नर वीर्य योनि में आता है तो वीर्य में स्थित क्रियाशील जो शुक्राणु होता है वह पूंछ की गति की सहायता से गर्भाशय तथा फिर आगे फलोपियन नलिका के अगले भाग में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कई शुक्राणु पहुँचते हैं, लेकिन उसमें से एक ही, है ना, परंतु उनमें से केवल एक शुक्राणु फलोपियन नलिका में पहुँचते हैं और अंडाणु यानी मादा युग्मक के साथ संभोग करते हैं, संयोग करते हैं, और इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन या संगमन ही निषेचन कहलाता है। बचे हुए शुक्राणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश शुक्राणु फलोपियन नलिका के ऊपर गति करते समय ही नष्ट हो जाते हैं।
फॉलोपियन नलिका में शुक्राणुओं की गति की दर लगभग 100 माइक्रोन प्रति मिनट होता है। 100 माइक्रोन प्रति मिनट होता है। सामान्यतः शुक्राणु फॉलोपियन नलिका में करीब 12 घंटे तक जीवित रहते हैं। इसी अवधि के दौरान ये अंडाणु से संभोग कर लेते हैं, यानी संयोग करते हैं और निषेचन की क्रिया कर सकते हैं, है ना। स्त्रियों में लैंगिक चक्र तथा अंडाणु के निषेचन न होने के बाद की प्रक्रिया। अगर अंडाणु निषेचन न हुआ तो अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले कि स्त्रियों में यौन आरंभ को प्यूबर्टी कहा जाता है, जो सामान्यतः 10 से 12 की अवस्था में शुरू होता है। अर्थात इस समय नारी में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जननांगों में बहुत चक्रीय घटनाएं भी होती है, जिसे मासिक चक्र या मासिक धर्म या रजोधर्म या मासिक स्राव कहते हैं। यह 28 दिन तक चलता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इसको चक्र का नाम दिया जाता है। मासिक चक्र के प्रारंभ में ग्राफिक पुटिक या ग्राफिक फॉलिकल में स्थित अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। ये देखिए कहाँ होते हैं, इसी में आपको समझाऊं। ये अंडाणु के अंदर की बात की जा रही है, सॉरी अंडाशय के अंदर। अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बहुत सारे कोशिकाओं का एक झुंड होता है, जिसको हम लोग ग्राफियल फॉलिकल कहते हैं। और इसी के अंदर जो है छोटी छोटी कोशिका, ये सब ट्यूएन है। और जब अर्धसूत्री यानी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो इसी के अंदर जो है अंडाणु विकसित होते हैं। तो ग्राफियल फॉलिकल में स्थित अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं, इसको ग्राफियल फॉलिकल कहते हैं, अंडाशय के अंदर होता है। यह क्रिया पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होता है। हमने बताया था कि अंडाणु बनने में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि जब रासायनिक नियंत्रण होने पर आ रहा था उस समय बताया था। ग्राफियल फॉलिकल के परिपक्व होते हैं, अंडाशय से हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है, याद रखिए, यहाँ से ये याद रखना है। ग्राफियल फॉलिकल के परिपक्व होते ही अंडाशय से या अंडाशय से ही एग्जाम में पूछता है अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो यहाँ लिख लीजिए एस्ट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। जो गर्भाशय की दीवार में कुछ आवश्यक परिवर्तन लाता है, यानी मैं बताया था कि गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय की दीवार थोड़ी सी मोटी होने लगती है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही है जो क्या करती है, गर्भाशय की दीवार को मोटी कर देती है, ताकि गर्भ धारण के समय यह बच्चे मतलब भ्रूण को अपने पास रख सके, है ना। जो गर्भाशय की दीवार में कुछ आवश्यक, गर्भाशय की दीवार की सबसे भीतरी सतह जिसको अंतःस्तर या इंडोमेट्रियम कहा जाती है, भीतरी सतह इंडोमेट्रियम, यही बताया था कि मोटा होने लगता है। रक्त कोशिकाओं तथा ग्रंथियों के विकास के कारण देखिए मोटी हो जाती है। कोशिकाओं में इस तरह की तैयारी अंडाणु के निषेचन के बाद भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होती है, बता दिए। मासिक चक्र के करीब बीच में यानी करीब 14वें दिन, जो मैं बताया था कि 10 से 14वां दिन, केवल एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। सॉरी यहाँ गलत दिया हुआ, 10 से 14 दिन इसमें आता है, 5वें दिन तो यह अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंडोत्सर्ग लिखा भी है। यह अंडाणु फॉलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद फॉलोपियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग, यह फॉलिकल का जब अंडोत्सर्ग हो गया यानी अंडाणु जब निकल गया तब बचा हुआ भाग जो पीला रंग का हो जाता है, इसे पित्त पिंड कहते हैं। यही अब जब अंडाणु निकल गया तो अब इसका रंग पीला हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यह नहीं पढ़ेंगे तो फिर 12th में समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसे पित्त पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं। यह कॉर्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है। यही इसके पहले यह क्या था, ग्राफियल फॉलिकल पुटिक था, अब यह बदल कर जो है पित्त पिंड और कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा निकलता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, पित्त पिंड के द्वारा निकलता है। इससे गर्भाशय की दीवार और भी मोटी हो जाती है। जिन स्त्रियों की गर्भाशय की दीवार कमजोर होती है, प्रोजेस्टेरोन के अलग से जो है कैप्सूल या दवा भी आता है, दिया जाता है गर्भाशय की दीवार मजबूत करने के लिए, ताकि बच्चा जो है गिरे नहीं आसानी से। 36 घंटे के भीतर अगर यह अंडाणु 10 से 14 दिया हो, 36 घंटा इसमें दिया अलग अलग किताब में, अब क्या करें। अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित अगर नहीं होता है, अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता है
तो अब यह नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम, यह जो कॉर्पस ल्यूटियम था अंतःस्रावी, प्रोजेस्टेरोन का स्राव ही बंद हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन के कमी से क्या होने लगेगा, गर्भाशय की दीवार का अंतःस्तर अलग हो जाता है, अलग हो जाता है तथा अंडोत्सर्ग के करीब 2 सप्ताह बाद यानी चक्र के आरंभ होने के 28वें दिन रक्त, म्यूकस, गर्भाशय की दीवार से अलग हुई टूटी फूटी कोशिकाएं, अंडाणु, ये सब योनि से स्राव के रूप में बाहर आने लगता है, जिसको मासिक स्राव कहते हैं। यह स्राव 3 से 5 दिनों में समाप्त हो जाते हैं तथा अंडाशय में फिर से नए अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। उसी रिसर्च में बताया था कि फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया, अब फिर से यह कार्य स्टार्ट हो। अगर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होने में सफल हो जाता है तो क्या होगा, समझ रहे हैं? निषेचित अंडे का आगे का विकास गर्भाशय में होने लगता है। गर्भाशय की संपूर्ण अवधि में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, यानी पीरियड नहीं आएगा जब गर्भाशय में गर्भ धारण हो जाएगा तथा कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सेंस स्रावित भी करते रहता है। यह हमेशा कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, प्रोजेस्टेरोन हमेशा निकलते रहता है पोषण के लिए, मजबूती के लिए। इन दिनों दोनों हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय में होने वाली अन्य क्रियाएं भी संपन्न होने लगती है। इस प्रकार से हमने आज मादा जननांग और मेयुकों की पूरे निषेचन हमने समझाया, पूरा जन्म क्रिया समझाया मैंने। अब कल हम लोग जानेंगे जनन और स्वास्थ्य, लैंगिक जनन संचारित रोग, ये भी जानेंगे हम लोग। 1 दिन में खत्म हो जाएगा। टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, है ना? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।